हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। सो दोस्तों, इन द रिसेंट ट्रेंड सीरीज आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं नेक्स्ट सेशन, जिसमें गेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2022 दिस ईयर गेट पेपर इससे क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसकी बात हम लोग करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं। द आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ अ नॉन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज डिनोटेड बाय जेड आउट। आपको बोला गया है कि जो एक नॉन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, नॉन आइडियल का मतलब हो गया कि इसके अंदर जो आर आई की वैल्यू है, आर इनपुट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो फाइनाइट होगी, ओके। और साथ में हम बोल सकते हैं कि जो आर आउट की वैल्यू है वो जीरो नहीं होगी, नॉन जीरो होगी। क्लियर है? दैट्स वाई यहाँ पर मेंशन किया गया है कि एक नॉन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ये। नॉन आइडियल का मतलब आपको समझ में आया क्या है? एक ऐसा एम्पलीफायर जिसके अंदर इनपुट करंट हम जीरो नहीं मानेंगे और आउटपुट रेजिस्टेंस, आइडियल ओपैम्प के अंदर आउटपुट रेजिस्टेंस होता है जीरो, तो इसका आउटपुट रेजिस्टेंस जीरो नहीं होगा। क्लियर? ये मतलब इज डिनोटेड बाय जेड आउट। जेड आउट से डिनोट किया गया है इसके आउटपुट इंपीडेंस को। जेड आउट, आउटपुट इंपीडेंस, ओके, एज मेंशन इन द क्वेश्चन। The variation in the magnitude of Z out is with frequency small f in the circuit shown below is the best represented by। यहां पर आपको बताना है कि with respect to variation in the frequency को चेंज करने पर आउटपुट इंपीडेंस कौन से ग्राफ को फॉलो यहां पर करता है। तो पहला ग्राफ यहां पर है कि अगर log ऑफ Z out रखते हैं हम और वो log ऑफ f के रिस्पेक्टिवली कांस्टेंट है, यहां पर लीनियरली राइज करता है, यहां पर नॉन लीनियरली राइज कर रहा है और यहां पर ये नॉन लीनियरली डिक्रीज हो रहा है। इन चार पॉसिबिलिटीज में से आपको बताना है कि कौन सी पॉसिबिलिटी यहां पर बेस्ट अप्रोप्रिएट मानी जाएगी। क्लियर है? तो सबसे पहले अगर हम सर्किट को नोटिस करें दोस्तों यहां पर, सो हमें फीडबैक एम्पलीफायर के डिस्कशन के दौरान हमने कुछ ऑब्जर्वेशन किए थे। टाइप ऑफ फीडबैक, ओके, टाइप ऑफ फीडबैक। सो टाइप ऑफ फीडबैक में हम परफॉर्म करते हैं बेसिकली वोल्टेज सीरीज फीडबैक के बारे में बात की जाती है, वोल्टेज शंट फीडबैक, करंट सीरीज फीडबैक, करंट शंट फीडबैक। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीडबैक्स आर प्रेजेंट हियर, ओके। उनमें से हम अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन फीडबैक को कैरेक्टराइज करते हैं। वहां पर मैंने एक टॉपिक भी डिस्कस किया था, सभी को याद होगा। वहां पर हमने एनालाइज किया था कि जब भी इनपुट टर्मिनल फीडबैक के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है तो उसे हम डिफाइन करते हैं पर्टिकुलरली किस तरह से इसे हम कैरेक्टराइज करें, ओके। और जब आउटपुट टर्मिनल डायरेक्टली कनेक्टेड होता है विथ द फीडबैक नेटवर्क तो हम उसे एक तरीके से डिफाइन करते हैं। तो थोड़ा सा मैं अगर इस पर ब्रीफ करूं, जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि ये ओपैम्प है या ये कोई भी एम्पलीफायर है, ओके, ये फीडबैक एलिमेंट है, दिस इज। अब मान लीजिए फीडबैक एलिमेंट यहां पर V इनपुट अप्लाई किया हमने, आउटपुट अप्लाई किया, तो अगर ये डायरेक्टली यहां से कनेक्टेड है तो यहां पर हम डिफाइन करते हैं फीडबैक होगा वोल्टेज शंट फीडबैक, ओके। बेसिकली आउटपुट अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है, आउटपुट नोड डायरेक्टली कनेक्टेड विथ फीडबैक, तो इसे बोला जाता है वोल्टेज सैंपलिंग, वोल्टेज सैंपलिंग, ओके। और यहां पर इनपुट नोड भी क्या है? डायरेक्टली कनेक्टेड विथ फीडबैक है। इनपुट नोड डायरेक्टली कनेक्टेड विथ फीडबैक, तो दोस्तों इसे बोला जाता है शंट मिक्सिंग, ओके। और इन दोनों को जब हम कंबाइंडली इन्वॉल्व करते हैं, वोल्टेज सैंपलिंग एंड शंट मिक्सिंग को, शंट मिक्सिंग, तो इसे कैरेक्टराइज किया जाता है दोस्तों वोल्टेज शंट फीडबैक, वोल्टेज
शंट फीडबैक। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं और बची हुई जो 3 डेफिनेशन उनके बारे में थोड़ा सा बात करने वाला हूं। देखिएगा, हमने बोला वोल्टेज शंट फीडबैक इस तरह से डिफाइन हुआ। अब अगर आउटपुट नोड डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो उसे बोला जाता है करंट सैंपलिंग। उसे क्या बोला जाएगा? करंट सैंपलिंग। और इनपुट नोड अगर डायरेक्टली फीडबैक से कनेक्ट नहीं है तो उसे बोला जाएगा सीरीज मिक्सिंग। अब इसी तरीके से हम 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को डिफाइन कर सकते हैं। वोल्टेज शंट फीडबैक कब बोला हमने? आउटपुट नोड डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फीडबैक, इनपुट नोड डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फीडबैक, दैट इज कॉल्ड वोल्टेज शंट फीडबैक। जनरल डिस्कशन एक बार जल्दी से मैं ब्रीफ कर रहा हूं, हालांकि ये काफी डिटेल में मैंने विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल क्लास में डिस्कस किया हुआ है। तो जी सेंटर के पर आपने क्लासेस अटेंड की होंगी तो वहां पर आपको पूरा डिस्कशन मिल जाएगा। ओके, तो वोल्टेज शंट फीडबैक जब हम इसे डिफाइन करते हैं, अब मैं अगर आपसे बोलूं कि यहां पर ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड है लेकिन इनपुट डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो वोल्टेज सैंपलिंग तो होगी लेकिन सीरीज मिक्सिंग होगी, तो फीडबैक हो जाएगा वोल्टेज सीरीज फीडबैक। क्लियर है? अब मैं आपसे बोलूं कि यहां पर इनपुट तो डायरेक्टली कनेक्टेड है लेकिन आउटपुट डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। अच्छा, इनपुट कनेक्टेड है मतलब क्या होगा? शंट मिक्सिंग होगी, लेकिन आउटपुट कनेक्ट नहीं है तो क्या होगा? करंट सैंपलिंग होगी। तो फीडबैक होगा करंट शंट फीडबैक। क्लियर? अब आपसे बोला जाए कि यहां पर न तो आउटपुट डायरेक्टली कनेक्टेड है और ना ही इनपुट डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो फीडबैक हो जाएगा करंट सैंपलिंग होगा आउटपुट पर और इनपुट पर होगा सीरीज मिक्सिंग, तो हो जाएगा फीडबैक करंट सीरीज फीडबैक। क्लियर है? लेट मी रिकॉल अगेन इट फॉर यू। सही, आउटपुट डायरेक्टली कनेक्टेड है तो इसका मतलब है वोल्टेज सैंपलिंग, नहीं कनेक्टेड है तो करंट सैंपलिंग। ये हो गया आउटपुट पर, मतलब ये दोनों डेफिनेशन किसकी हैं? आउटपुट नोड की हैं, वोल्टेज सैंपलिंग, करंट सैंपलिंग। ओके, शंट मिक्सिंग, सीरीज मिक्सिंग, ये किसकी डेफिनेशन है? इनपुट टर्मिनल की डेफिनेशन है। अब डायरेक्टली कनेक्टेड है आउटपुट इनपुट दोनों, तो वोल्टेज शंट फीडबैक। आउटपुट कनेक्टेड है डायरेक्टली, इनपुट नहीं है, तो वोल्टेज सीरीज फीडबैक। ओके, अगर आउटपुट कनेक्टेड नहीं है और इनपुट कनेक्टेड है तो करंट शंट फीडबैक, और दोनों ही कनेक्ट नहीं है तो करंट सीरीज फीडबैक। अब जरा इसको नोट कर लो, पहले लिख लिया सभी ने? अब जरा यहां पर हमें जो सर्किट दिया गया है उस सर्किट को आप नोटिस करके बताओ कि यहां पर कौन सा टाइप ऑफ फीडबैक है। टाइप ऑफ फीडबैक यहां पर क्या है? आउटपुट यहां पर डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब यहां पर हम बोल सकते हैं एट आउटपुट साइड वोल्टेज सैंपलिंग प्रेजेंट है। यस और नो? यस, वी कैन से। सी हियर, आउटपुट नोड डायरेक्टली कनेक्टेड विथ फीडबैक, तो क्या बोला जाएगा इसे? वोल्टेज सैंपलिंग। यहां पर प्रेजेंट है वोल्टेज सैंपलिंग। अच्छा, इनपुट यहां पर अप्लाई किया है नॉन इन्वर्टिंग पर और फीडबैक कहां से लिया गया है? इन्वर्टिंग से, मतलब इनपुट नोड इज नॉट कनेक्टेड विद द फीडबैक। मतलब देखिएगा कहां गया, इनपुट नोड इज नॉट कनेक्टेड विद फीडबैक। देखिए, इनपुट नोड डायरेक्टली कनेक्टेड विद फीडबैक मींस शंट मिक्सिंग, नॉट कनेक्टेड मींस सीरीज मिक्सिंग। तो यहां पर अब होगा सीरीज मिक्सिंग। क्या होगा बोलो? सीरीज मिक्सिंग मीन्स अगर हम फीडबैक को यहां से नोटिस करते हैं, सो क्लियर कट आप ये बोल सकते हैं ये होगा वोल्टेज सीरीज फीडबैक। ओके, अब ये फीडबैक एम्पलीफायर में मैंने डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है कि जो वोल्टेज सीरीज फीडबैक होता है वो इनपुट इंपीडेंस को, यानी कि जेड इनपुट आफ्टर फीडबैक, उसकी वैल्यू को ये क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। कितने टाइम्स? बीटा टाइम्स। जेड इनपुट बिकम्स 1 प्लस बीटा ए टाइम्स। ओके, 1 प्लस बीटा ए टाइम्स ये इनपुट फीडबैक को इंक्रीज कर देता है। और अगर हम आउटपुट फीडबैक की बात करें तो ये हो जाता है जेड नॉट इंटू 1 प्लस बीटा ए। दिस इज वॉट? दिस इज द आउटपुट फीडबैक। आई एम सॉरी, जेड अपॉन 1 प्लस बीटा ए। ये इनपुट इंपीडेंस को कर देता है 1 प्लस बीटा ए टाइम्स और आउटपुट इंपीडेंस को कर देता है 1 अपॉन 1 प्लस बीटा ए टाइम्स। तो इफेक्टिव आउटपुट इंपीडेंस अब जो होगा आफ्टर कनेक्टिंग दिस फीडबैक वो हो जाएगा जेड नॉट अपॉन 1 प्लस बीटा ए। पहले इतना नोट करो, लिख लिया सभी ने? अब देखिए, फाइनल इंपीडेंस हमारे पास जो आ गया जेड नॉट एफ, उसकी वैल्यू आ गई जेड नॉट अपॉन 1 प्लस बीटा ए, ये आ गया। अब जो ए की वैल्यू है, ए क्या है? ओपन लूप गेन है।
ए ओपन लूप गेन है। ओके, ये हमने डिस्कशन किया हुआ फीडबैक एम्पलीफायर में, 1 प्लस बीटा ए ओपन लूप। बीटा क्या है? फीडबैक फैक्टर। ओके, बीटा इज द फीडबैक फैक्टर एंड ए इज द ओपन लूप गेन। दोस्तों ए की वैल्यू होती है 10 to the power 6। आपसे पूछा गया है कि जो आउटपुट है, आउटपुट इंपीडेंस है, वो और फ्रीक्वेंसी का क्या यहां पर रिलेशन होगा। सो अगर आप ए ओपन लूप की वैल्यू की बात करें तो 10 to power 6 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए ओपन लूप गेन। देखिएगा, ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज अ डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स भी मैंने डिस्कस किया हुआ। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, तो हो सकता है कि आपसे ये सॉल्व नहीं हुआ हो, तो ध्यान से आप सुनिएगा। आई विल क्लियर एवरीथिंग अबाउट दिस क्वेश्चन टू यू, डोंट वरी। लेकिन थोड़ा सा मुझे अपने क्लासरूम का रेफरेंस यहाँ पर लेना पड़ेगा, अदरवाइज डिस्कशन बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन हो जाएगा, वो कंप्लीट नहीं होगा। तो क्लासरूम से थोड़ा सा मैं जो मैंने डिस्कशन ऑलरेडी कर रखा है उसको थोड़ा सा रेफरेंस लेके, हालांकि ब्रीफली मैं ऐसे एक्सप्लेन जरूर करूंगा, डोंट वरी। एक चीज समझिएगा आप, जब भी हम बात करते हैं ओपन लूप गेन की वर्सेस फ्रीक्वेंसी, सो फ्रीक्वेंसी वर्सेस ओपन लूप गेन, जैसे फ्रीक्वेंसी इसके लिए हो गया ए ओपन लूप गेन। ओके, अब अगर हम डायरेक्टली इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दें तो इस तरह का ग्राफ यहां पर आता है। अब ये ओपन लूप गेन का ग्राफ इस तरह का होता है ओप एम्प का, वो आपको याद रखना पड़ेगा। दिस इज व्हाट ओपन लूप गेन ए ओपन लूप वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी वर्सेस ओपन लूप गेन का ग्राफ है, तो इस तरह का ग्राफ यहां पर ऑब्टेन होता है। ये ग्राफ मैंने क्लासरूम में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, और यहां पर हम बात करते हैं कि जब ये 70.7% हो जाएगा तो इसे हम बोलते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या FC। ओके, वेयर इट बिकम्स 70.7% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ये ग्राफ आपको यहां पर अभी फॉर द टाइम बीइंग आपको याद रखना पड़ेगा। डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर होता है, तो फ्रीक्वेंसी जब 0 होती है तब भी इसका गेन जो है यहां पर जनरेट होता है, दैट इज 20 power 6। अब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को आप बढ़ाते जाएंगे, गेन की वैल्यू यहां पर क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी, इन दैट वे। अब हम अगर इस फॉर्मूले को नोटिस करें, आउटपुट इंपीडेंस को हमें प्लॉट करना है विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। देखिएगा, ओप एम्प आपने जो सेलेक्ट किया है, एक नॉन आइडियल ओप एम्प हमने लिया है, तो जो ओप एम्प हमने लिया है उसका इंपीडेंस तो कांस्टेंट है, उसका इंपीडेंस चेंज होना नहीं है, बिल्कुल कांस्टेंट वैल्यू है। अब बात करें, अगर आप ये इंपीडेंस कांस्टेंट है, फीडबैक फैक्टर बीटा, ये तो रेजिस्टेंसेस का रेशो है, तो यहां पर तो पर्टिकुलरली आपने फीडबैक यूनिटी रखा है, तो यूनिटी हो गया बीटा का वैल्यू। ओके, पर्टिकुलरली। अब अगर हम डिफाइन करें यहां से ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू फ्रीक्वेंसी से इस तरह से रिस्पॉन्ड हो रही है, तो क्या हम यहां से अगर मान लीजिए अगर आप ए की वैल्यू को करस्पॉन्डिंगली प्लॉट कर रहे हैं, तो ए की वैल्यू जो यहां से लेके स्मॉलर रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी तक जो है वो क्या बनी हुई है? कांस्टेंट बनी हुई है। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि अगर हम फ्रीक्वेंसी, देखिए दोनों ही लॉग स्केल पर रखे गए हैं, तो हम डायरेक्टली लीनियर स्केल पर भी इनको रियलाइज करके आंसर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं एक नॉर्मल स्केल की बात करूं यहां पर, सो Z ऑफ फीडबैक फ्रीक्वेंसी ये हो गया। फॉर द स्मॉलर रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी गेन की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है और मैक्सिमम है। ध्यान समझिएगा, गेन की वैल्यू कांस्टेंट है और क्या है? मैक्सिमम है। जरा दिखना इसमें, डिनोमिनेटर में एक वैल्यू है जो कांस्टेंट है और मैक्सिमम है। क्या मैं बोल सकता हूं इस फंक्शन की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी? यस, ओके। यानी कि इसकी वैल्यू हम यहां से बोलें तो ये एक कांस्टेंट होगी, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगी और मिनिमम होगी। कहां तक? इस रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी तक। उसको कुछ भी आपने बोला F1, ठीक है, F1 तक। अब F1 तक, इसके बाद अगर हम देखें तो गेन की वैल्यू यहां पर क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। गेन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं अगर ए की वैल्यू डिक्रीज होगी तो इस इंपीडेंस की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। मतलब इंपीडेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी। बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, Z0 कांस्टेंट है, गिवन ओप एम्प के लिए स्टैंडर्ड वैल्यू है। 1 तो है ही न्यूमेरिकल, बीटा भी कांस्टेंट है, सिर्फ ए से चेंज हो रहा है Z0 F। तो ए की वैल्यू फॉर स्मॉल वैल्यू फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट एंड मैक्सिमम, तो इंपीडेंस कांस्टेंट एंड मिनिमम। अब ए की वैल्यू डिक्रीज होना शुरू होगी तो इंपीडेंस की वैल्यू बढ़ना शुरू होगी। यहां पर जाके गेन की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, तो हम बोल सकते हैं कि इंपीडेंस की वैल्यू अब क्या हो जाएगी?
मैक्सिमम हो जाएगी और ऑलमोस्ट कांस्टेंट की तरफ बढ़ जाएगी. दिस काइंड ऑफ अप्रोक्सीमेटेड ग्राफ हैज टू बी ऑब्टेन्ड हियर. कांस्टेंट स्लाइडली इंक्रीजिंग and becomes almost tending to the maximum value. इतनी बात समझ में आई आपको? तो डायरेक्टली अगर हम यहां से ऑब्जर्व करें, देखिए ऑप्शन ए हो नहीं सकता है, इसमें कांस्टेंट बना हुआ है थ्रू आउट, इसमें लीनियरली राइज हो रहा है तो ये पॉसिबल ही नहीं है. ऑप्शन सी को अगर आप नोटिस करें तो कांस्टेंट एंड मिनिमम इंक्रीजिंग बिकम मैक्सिमम, दैट्स विल बी द करेक्ट आंसर. और इसमें बिल्कुल अपोजिट नेचर दिखाया गया. सो ऑब्वियसली ऑप्शन डी तो इनवैलिड है. ऑप्शन डी वही है जो गेन का ग्राफ है ना, वही इन्होंने बताने की कोशिश कर दी. ओके, अब इस क्वेश्चन में क्रक्स क्या था? क्रक्स था कि आपको ए ओपन लूप का ग्राफ मालूम होना चाहिए. ओके, अगर आपको ओपन लूप गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए मालूम है तो ये ऑब्जर्वेशन, ये एनालिसिस आपके लिए थोड़े से सिंपल हो सकते हैं. तो ये चीज आपको पता होना जरूरी है. दूसरी बात आपको पता होना जरूरी है, आउटपुट इंपीडेंस ऑफ द वोल्टेज सीरीज फीडबैक, यानी कि वोल्टेज सीरीज फीडबैक जब हम कनेक्ट करते हैं तो आउटपुट इंपीडेंस की वैल्यू किस तरह से डिफाइन होती है, ये जानकारी भी हमको होना बहुत जरूरी है. चलिए, तो ये क्वेश्चन हमने यहां पर कंप्लीट किया. दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द गेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेपर 2022. So that was enough good question. So let's meet in the next session where we will talk about the one and last question remaining in the operational amplified series. So thank you for watching this session.